बच्चों, जो मैंने 2 दिन लाइव क्लासेस ली थी उसका कंटेंट आज मैं इस लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं और उनकी क्लासेस छूट गई थी, या और फिर रेगुलर स्टूडेंट्स जो पहले से हमारी कोचिंग के बच्चे हैं, अगर उनका लेक्चर छूट गया है तो इस लेक्चर को देख सकते हैं जो लाइव लेक्चर था। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूँगा आज लास्ट क्लास में। अगर मैं मतलब लेक्चर की बात करूँ ऑनलाइन लेक्चर्स में, तो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में हमने ऑर्डर निकालना सीख लिया था, या ऑर्डर क्या होता है ये पता चल गया था। ठीक है, अब हम आज के लेक्चर में इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं वो इक्वेशंस ड्राइव करूँगा जो ज़ीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी। तो हेडिंग डाल लो तुम, रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन, ये काम करना, रेट से पहले इंटीग्रेटेड लिख लेना है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो मैं नीचे लिख देता हूँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाँ, हम आज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करेंगे। कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनका ऑर्डर ज़ीरो होता है उनके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, आज हम वो ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो कोई भी रिएक्टेंट ए है, वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि मुझे पता है ये हमारी रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि मैं उसी के लिए इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं रेट क्या लिख सकता हूँ बच्चों? यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबको पता है रेट विल बी इक्वल टू, रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन टाइम के साथ घटेगा तो लिख सकता हूँ मैं माइनस dA/dt। इस बात का मतलब क्या हो गया? मैंने पहले ही बताया था, इससे पिछले लेक्चर्स जब देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, इसलिए माइनस साइन। रेट क्या होता है? किस रेट पे टाइम के साथ, किस रेट पे ए का कंसंट्रेशन बदल रहा है, यानी जितना ए रिएक्ट करता जाएगा उसका कंसंट्रेशन उतनी तेज़ी से घटेगा टाइम के साथ। तो उसी चीज़ को क्या बोल देता हूँ? रेट बोल देता हूँ। देखो मैंने वही लिखा है, रेट इक्वल्स टू माइनस dA/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, पहले भी तुम लोगों को पता है। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो सेम ही रहेगा। और क्योंकि मुझे पता है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए की कंसंट्रेशन की पावर 0। सर ये आपने ज़ीरो कैसे लिख लिया? क्योंकि मुझे पता है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट की पावर कितनी रेज हुई होगी? 0 रेज हुई होगी। ठीक है, अच्छा, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 मतलब 1 ही बन जाता है। तो यहाँ पर रेट मेरा सिंपली किसके इक्वल आ गया बच्चों? के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? के इक्वल आ गया, क्योंकि ए की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ये पिछले लेक्चर से तुम सीख गए होगे ये कैसे लिखना है ना। अब हम आगे का काम करते हैं। मैं इन दोनों पार्ट्स को उठा रहा हूँ, इन दोनों को। ठीक है, पहले लिंक करता हूँ। तो नीचे मैं लिख देता हूँ माइनस dA/dt, दिस विल बी इक्वल टू के। और क्या काम करता हूँ मैं? ये माइनस साइन को उधर ले जाता हूँ, है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल है। तो मैं लिख सकता हूँ dA/dt विल बी इक्वल टू माइनस के। ठीक है, ये dt को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा? dA विल बी इक्वल टू माइनस के dt। ठीक है, मैं dt को राइट हैंड साइड पे ले गया। अब इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों तरफ, तो लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये इक्वेशन बना रहा हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, डेरिवेशन है तो एक पर्टिकुलर मेथड है, तुम्हें यही सीखना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैथमेटिकल काम है ये पूरा, है ना। इसमें अभी केमिस्ट्री फ़िलहाल कुछ नहीं है, केमिस्ट्री बस यहाँ यूज़ हुई थी पहले स्टेप में, ये सब मैथ्स है। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँ तो ऐसे ही लिखूँगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ dA विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के dt। सही बात है। अब सबको अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके इक्वल होता है? x के इक्वल ही होता है। मतलब ये फॉर्मूला सबने देखा होगा बेसिक फिजिक्स में। इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके इक्वल आता है? x के इक्वल आता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dA किसके इक्वल आ जाएगा? सिर्फ a के इक्वल, है ना। ये आ जाएगा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ a विल बी इक्वल टू, अब देखो माइनस साइन बाहर ले लो इंटीग्रेशन सिंबल से, और k भी बाहर ले लो क्योंकि k भी कांस्टेंट है, तो माइनस के। तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx सिर्फ x होता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dt सिर्फ क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया और प्लस एक कांस्टेंट हम मैथमेटिक्स कहती है कि ऐड करना होता है, ठीक है। चलो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही मुझे ये कांस्टेंट पता चल गया मेरी इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प हम ज़रा देखते हैं ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ होगा तो प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं होगा, तो एक इतना मौजूद होगा, ये पूरा का पूरा वो मौजूद होगा जो इनिशियली वो प्रेजेंट है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, टी इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम पे ए की जो कंसंट्रेशन होगी वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी, है ना। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट तो बने ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ, ज़ीरो टाइम है। जब रिएक्शन ही शुरू नहीं हुआ तो ए की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल। इनिशियल मतलब शुरुआत में जो लिए, तो मैं लिख सकता हूँ एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को बच्चों मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए नॉट से। यहाँ पे ये ज़ीरो जैसा सिंबल होता है, इसको ए नॉट बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो रहा होगा तो ए की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, क्योंकि अभी हमारा रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। ज़रा ये वाली कंडीशन इस इक्वेशन में रख दो। जब तुम टी को ज़ीरो रखोगे तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, और ए को ए नॉट रख दो तो सी ए नॉट के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, सी विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे तुमने ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, इस कांस्टेंट की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रख दो, तो हमारी डेरिवेशन ड्राइव करने के बाद जीरो ऑर्डर की इक्वेशन सामने होगी। तो देखो मैं सी की ये वाली वैल्यू ए नॉट यहाँ पे रख देता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की क्या वैल्यू रख दूंगा, ए नॉट, तो प्लस ए नॉट, है ना। ये हमारी होती है ज़ीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जैसे मुझे ड्राइव करना था। यहाँ पे के क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो के है वो होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन, सिर्फ इनिशियल लिख देता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन को शॉर्ट में मैंने CONC लिख दिया है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। ये वाला ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, यानी टी टाइम बीतने के बाद जो कंसंट्रेशन बचा है वो ये है, ठीक है। तो ये ए क्या है, ए नॉट तो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये ए है कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, है ना। टी टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन बचा है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, जो कंसंट्रेशन बच गया, कुछ तो रिएक्ट कर जाएगा, तो जो बचेगा टी टाइम के बाद वो कंसंट्रेशन लेना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, है ना। जैसे मान लो सवाल ऐसा पूछे कि वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी तुम्हें, इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे रखा है, वो तुमसे पूछ ले 5 मिनट बाद बताओ, 5 मिनट बाद मुझे ये बता दो एक ही कंसंट्रेशन क्या रहेगी, यानी वो ये पूछ रहा है 5 मिनट बाद की कंसंट्रेशन। तो के की वैल्यू पता होगी, टी को 5 मिनट्स रख दो प्लस ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन भी कुछ दे रखी होगी, तो तुम्हारी टी टाइम के बाद की कंसंट्रेशन आ जाएगी। टी कोई भी टाइम हो, 5 मिनट, 10 मिनट या 5 सेकंड, कुछ भी, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन को देखो, मैं के को एक तरफ लिखता हूँ, बाकी सबको इधर ले जाता हूँ, तो के टी को इधर ले जाता हूँ और ए को इधर ले जाता हूँ, तो ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, के टी विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। अब टी को डिनोमिनेटर में ले जाओ, बस मैं फॉर्म चेंज कर रहा हूँ इक्वेशन की, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी तुम एक्सप्रेशन ध्यान रखो, बल्कि मेरा सजेशन ये है इस फॉर्म में याद रखना ज़्यादा बेटर है ना। ये भी याद रखनी है और ऐसे भी, बस कन्वर्ट ही तो करना है। तो k विल बी इक्वल टू 1/t ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन t टाइम के बाद। तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन होती है जीरो ऑर्डर की। k यहाँ पे क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है, बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमें कुछ ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, पहले उसकी बात करते हैं, फिर आगे हाफ लाइफ पढ़ेंगे, है ना। ग्राफ किस किस के बीच में तुमसे बोल सकता है, वो बोल सकता है तुमसे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ पूछ सकता है। ध्यान रखना, इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ नहीं पूछेगा, वो किसका पूछेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ, है ना, यानी टी टाइम के बाद जो भी कंसंट्रेशन है। तो मैं इस इक्वेशन को अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस के टी
प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब वो तुमसे पता है एग्जाम में क्या पूछेगा कि ए कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ बता दो कैसा आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ, यानी मुझे ग्राफ किसके बीच का प्लॉट करना है, ज़रा ध्यान देना। कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, इसके बीच का ग्राफ पता लगाना है कैसा होगा। तो देखो कैसे पता लगाते हैं, जो पहले लिखा हुआ है वो वाई एक्सिस पे आता है, तो ये यानी वाई एक्सिस पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम, है ना। तो हमेशा ऐसे ही करना है, एक तरीका बना लो, ठीक है। तो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ये वाई एक्सिस होती है, तो ए का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, तो वाई एक्सिस पे जो पहले लिखा होता है वो ले लो, यानी ए का कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे आएगा और टाइम एक्स एक्सिस पे आएगा, टाइम, ठीक है, टाइम एक्स एक्सिस पे आएगा। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है कैसा आएगा, तो हमेशा क्या काम करो, हमेशा ऐसा कुछ ट्राई करो कि इक्वेशन कौन सी है तुम्हारे पास, इक्वेशन ये वाली है, तो इसमें हमेशा ऐसा करो कि y एक तरफ रहे, जो y एक्सिस पे आ रहा है वो टर्म एक तरफ रहे और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। तो y एक्सिस पे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए आ रहा था, तो मैंने उसको ए की तरफ लिख लिया, पहले से लिखा हुआ है वरना चेंज करता, बाकी सारे टर्म्स को उधर लिख लिया, है ना। अच्छा ज़रा इस इक्वेशन को कंपेयर करो, अगर मैं ऐसे लिखूँ ये y है, ये mx है, mx प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ज़रा तुम देखना कि ये ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन एक ही तरीके की है। बताओ y एक्सिस पे हमारा क्या आ रहा है, a, ठीक है, तो ये a कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा y के इक्वल हो गया। x एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, तो यहाँ पे टाइम मेरा x के इक्वल हो गया, और m मेरा यानी स्लोप माइनस के इक्वल हो गया, और c मतलब इंटरसेप्ट इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया। तो मेरी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल एक दूसरे की मैच कर गई। तो जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को देखा, कंपेयर करा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, मैं समझ गया कि मेरा जो भी ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बच्चों ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा तुमने 11th में पढ़ा होगा, फिजिक्स के टीचर पढ़ाते हैं, है ना, मैथमेटिकल टूल्स में। तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। कैसी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की। तो मेरे पास जो ऊपर जो इक्वेशन बन रही है वो भी देखो इसके कंपैरेटिवली सेम आ रही है, ये भी उसी फॉर्म की इक्वेशन है, ये वाली भी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम माइनस के इक्वल है और सी ए नॉट के इक्वल है। y यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, x यहाँ पे t। तो तुम समझ गए कि ये इक्वेशन एक दूसरे के कंपेरेबल है, मतलब मेरा जो ग्राफ आएगा ए और टाइम के बीच का वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब शुरू कहाँ से करेगा, ज़रा एक बात को देख लेते हैं। अच्छा एक बार बताओ, वैल्यू रख लो, जब टाइम ज़ीरो होगा, जब टाइम ज़ीरो होगा तो यहाँ पे ज़रा t को ज़ीरो कर दो, इस पॉइंट पे टाइम ज़ीरो है ना, जब टाइम ज़ीरो होगा तो तुम्हारी ए की कंसंट्रेशन ए नॉट के इक्वल आ जाएगी। देखो t को ज़ीरो रख दो, ये पूरा टर्म ज़ीरो, तो तुम्हारी ए की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, ए नॉट के इक्वल, यानी t इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, और क्या वैल्यू है, ये ए नॉट के इक्वल, ए नॉट के इक्वल, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट के इक्वल आ गया क्योंकि ये टर्म ज़ीरो हो गया। तो हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। अच्छा बताओ स्लोप क्या है, m माइनस के इक्वल है, यहाँ से मेरा m की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, कंपेयर करूँ तो माइनस के इक्वल, यानी मेरा डिक्रीजिंग स्लोप आ रहा है। सी स्ट्रेट लाइन बननी है और डिक्रीजिंग स्लोप आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बननी है। तो स्ट्रेट लाइन तो बच्चों मैं कैसे भी बना सकता हूँ सर, स्ट्रेट लाइन तो मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन में ऐसे भी खींच सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। सर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो हमारा स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, m माइनस के इक्वल है, नेगेटिव है ना, m किसके इक्वल आ रहा है मेरा स्लोप, नेगेटिव के, माइनस के इक्वल, इसका मतलब मेरा जो स्लोप होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो इस वजह से मैं सीधी लाइन बनाऊंगा लेकिन नीचे की तरफ जाती हुई, क्यों? क्योंकि मेरा स्लोप क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, है ना। इस वजह से ये लाइन मैंने नीचे की तरफ खींची। अगर मेरी m की वैल्यू पॉजिटिव रहती, प्लस के आ रहा होता, तो मैं ग्राफ को ऊपर की तरफ बनाता, है ना। तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के बीच का। और यहाँ पे मेरी जो स्लोप की वैल्यू होगी बच्चों, m जो होता है वो स्लोप होता है किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के इक्वल। तो यहाँ पे जो मेरा स्लोप होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा माइनस के इक्वल, ठीक है। ये मेरा ग्राफ हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ और सीख लेते हैं कि रेट टाइम के साथ कैसे चेंज होगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रेट और एक ही कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ देख लेते हैं। एक ही कंसंट्रेशन के साथ रेट कैसे वेरी करेगा, ठीक है। एक बात बताओ, रेट और एक ही कंसंट्रेशन के लिए इक्वेशन कौन सी है, ज़रा देखो, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है रेट इक्वल टू के इंटू एक ही कंसंट्रेशन। एक ही कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो बन गई थी, तो रेट सिर्फ किसके इक्वल आ गया, के इक्वल। यानी ज़रा नोटिस करो, रेट यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा,
क्योंकि एक कंसंट्रेशन की पावर 0 थी तो वो 1 बन गया था, तो सिर्फ रेट किसके इक्वल आ गया, के इक्वल, यानी रेट एक कांस्टेंट हो गया। रेट एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इस इक्वेशन से देखो कहीं पे ए का टर्म ही नहीं आ रहा, 0 हो गया, एक ही कंसंट्रेशन का टर्म तो 1 बन गया मतलब। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेट इज इक्वल टू के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की। तो इसका मतलब रेट और मैं कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि ऊपर से देखो हमारा रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गया मेरा रेट, मतलब मेरा रेट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक सीधी लाइन आ जाएगी। सीधी लाइन क्यों आएगी, क्योंकि मैं कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लूँ मेरी रेट की वैल्यू क्या रह रही है, देखो एक फिक्स वैल्यू रह रही है, इतनी वैल्यू आ रही है रेट के लिए, है ना। तो रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और एक ही कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो बच्चों ये दो ग्राफ थे इससे रिलेटेड, है ना। अब मैंने अगले लेक्चर में क्या कवर करा था बच्चों, अगले लेक्चर में मैंने, इस क्लास में तो मैंने डेरिवेशन ही करवाया था, है ना। अगले लेक्चर में मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट सिखाया था। हाफ लाइफ क्या होती है, ठीक है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं T1/2, मतलब T के नीचे ऐसे 1/2 लिख देते हैं। तो बच्चों नाम से पता लग रहा है हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जितनी देर में हमारा रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर जाए, कितना रिएक्ट कर जाए, आधा रिएक्ट कर जाए, उसी को क्या बोल देते हैं, हाफ लाइफ, ठीक है। तो लिख लो, इट इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम in which half of the reactant is reacted. It is the time in which half of the reactant is reacted. तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जितनी देर में रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रिएक्ट कर जाता है, आधा रिएक्ट कर जाता है, तो फिर बचेगा कितना, आधा ही तो बचेगा, ठीक है। तो इट इज़ द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, है ना। चलो, तो सिंपल सी बात है कि हमें पता चल गया हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है ना। जैसे अच्छा एक एग्जांपल दे देता हूँ, है ना, एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 10 मोलर थी, और मैंने तुमसे ये बोल दिया कि 10 सेकंड्स बाद ए की कंसंट्रेशन इनिशियल से ए नॉट से घट के कितनी रह गई, 5 मोलर रह गई। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 5 मोलर। तो मुझे ये बता दो कितना रिएक्ट करा होगा, इनिशियल कितना था 10 मोलर, फाइनल कितना हो गया 5 मोलर। तो इसका मतलब 5 मोलर रिएक्ट करके 10-5, है ना। तो जो 5 मोलर रिएक्ट करा है वो 10 का आधा है, क्योंकि देखो 10 का आधा 5 होता है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 10 सेकंड के अंदर आधा रिएक्ट कर गया अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का, 10 का आधा 5 रिएक्ट कर गया। तो इसका मतलब ये 10 सेकंड क्या दे रखा है, मुझे हाफ लाइफ दे रखी है, समझ के। तो कोई भी टाइम, जिस टाइम के अंदर कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रिएक्ट कर जाए, उस टाइम को मैं क्या बोल दूंगा, हाफ लाइफ बोल दूंगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया है। अब देखो हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कैसे ड्राइव करेंगे। चलो मेरे पास इक्वेशन कौन सी है जीरो ऑर्डर के लिए, एक ही इक्वेशन है, K = 1/T इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही तो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे यहाँ से टी हाफ निकालना है, तो एक काम करता हूँ, टाइम को उधर ले जाता हूँ। टी हाफ निकालना है ना, तो टाइम को उधर ले गया और के को डिनोमिनेटर में ले आया और हाफ लिख दिया, ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे कौन सा टाइम निकालना है जिस टाइम में आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। टी हाफ की एक्सप्रेशन निकालनी है, तो 1/K हो जाएगा, के डिनोमिनेटर में आ गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A0 - A, है ना। अब देखो एक बात बताओ, ए क्या लिखूँगा, हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि आधा रिएक्ट कर गया होगा। तो फिर जब कोई भी सब्सटेंस आधा रिएक्ट कर गया होगा तो बचा कितना होगा, आधा ही तो बचा होगा। तो ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए विल बी इक्वल टू A0/2। क्यों, कैसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे निकालते हैं ए। बच्चों हमारा ए किसके इक्वल होगा, ज़रा यही ध्यान देना। ए हमारा हो जाएगा, यानी फाइनल कंसंट्रेशन ए की कितनी हो जाएगी, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, आधा रिएक्ट कर गया। तो इनिशियली A0 मौजूद था जिसमें से आधा रिएक्ट कर गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, A0 - A0/2। बात सुनना क्या लिख रहा हूँ मैं, फाइनल, बस यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों के न्यूमेरिकल्स के पूरे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे, ये समझ लेना। कौन सा टाइम निकलवा रहा है, कौन सा टाइम निकलवा रहा है, वो हाफ लाइफ निकलवा रहा है। तो हाफ लाइफ के बाद फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, खुद ही सोचो। सर इनिशियल था कुछ, उसका आधा रिएक्ट कर गया, तो आधी तो बचेगा। तो ए फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी,
इनिशियल कितनी थी ये बताओ। इनिशियल थी बच्चों ए नॉट, ठीक है, उसमें से कितनी रिएक्ट कर गई, हाफ लाइफ का मतलब आधी रिएक्ट कर गई, तो ए नॉट में से ए नॉट बाई 2 घटा दो, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन में से उसकी आधी घटा दो, तो है ना, आधी रिएक्ट कर गई ना। तो अगर ए नॉट में से जो रिएक्ट कर गई, कितनी रिएक्ट कर गई, आधी, अगर मैं वो घटा दूं तो वही तो कंसंट्रेशन बचेगी, वही तो फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो बस यही कर रहा हूँ, है ना। तो फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी माइनस जो रिएक्ट कर गई, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से उसका आधा रिएक्ट कर गया, यानी ए नॉट में से ए नॉट बाई 2 रिएक्ट कर गया, हाफ लाइफ का मतलब यही हो गया। तो बचेगा कितना, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ए नॉट बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब ए को तुम क्या लिख दोगे, ए नॉट बाई 2। ज़रा इस एक्सप्रेशन में ए की कंसंट्रेशन की जगह ए नॉट बाई 2 रखो, तो तुम्हारा हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, टी हाफ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रह गई, इनिशियल ए नॉट थी, आधी रिएक्ट कर गई, तो ए नॉट बाई 2 आ रही है, ठीक है, ए नॉट बाई 2। जब तुम इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन आ जाएगी ए नॉट अपॉन 2 के। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ निकालने का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 के, है ना। ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर ली। यहाँ पे ग्राफ बनवा सकता है वो, तुमसे ग्राफ बनवा सकता है हाफ लाइफ वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ, सॉरी हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ, ठीक है। तो मैंने बोला था वो किसका ग्राफ बनवाएगा तुमसे, ऐसे लिखेगा हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जो पहले लिखा होता है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लो, जो बाद में लिखा होता है उसको एक्स एक्सिस पे। अब तुम इक्वेशन ढूंढो, इक्वेशन ये वाली है तुम्हारे पास जिसमें हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है। तो वाई वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, टी हाफ, बिल्कुल एक तरफ लिख लिया, और एक्स वाले टर्म को दूसरी तरफ लिख लो। तो ये तो वैसे ही राइट हैंड साइड पे, बहुत बढ़िया। अब ज़रा कंपेयर करना वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये मान लो वाई है, दिस विल बी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो टी हाफ वाई हो गया, एक्स क्या हो गया, ए नॉट। तो यहाँ से m किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 के इक्वल। देखो यहाँ पे ए नॉट का कोफिशिएंट कितना है, 1/2 के, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, m। तो क्या लिख सकता हूँ, m की वैल्यू अगर कंपेयर करूँ दोनों इक्वेशन को तो किसके इक्वल आ रही है, 1/। अब ज़रा ये देख लेते हैं बच्चों हमारा ग्राफ शुरू कहाँ से होगा। अच्छा ये बताओ इस पॉइंट पे ए नॉट की वैल्यू कितनी है, ए नॉट इधर बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे ए नॉट की वैल्यू 0 है ना। अगर तुम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ए नॉट की वैल्यू 0 पुट कर दो तो हाफ लाइफ भी कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब क्या है, मेरा ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा, और स्ट्रेट लाइन तो आएगी आएगी, है ना। तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, क्यों, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन आ रही है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर हो पा रही है मेरी ये इक्वेशन। तो मैंने जो ग्राफ बना दिया वो कैसा ग्राफ आया है, मेरा स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। अच्छा स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप का मतलब m, और m मेरे यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 के इक्वल। जो भी x के साथ नंबर होता है, x मतलब a नॉट, तो a नॉट के साथ क्या लगा हुआ है, 1/2 के, तो वही स्लोप होता है। तो स्लोप क्या हो गया, 1/2 के, है ना। ये कंपैरिजन है। अगर इसमें दिक्कत है ना बच्चों तो थोड़ा सा अपने 11th का एक बार ज़रा देख लो, या मुझसे अलग से एक बार ग्राफ आके पढ़ लेना, है ना, अलग से ग्राफ पढ़ लेना। वैसे ग्राफ पढ़ाया जाता है फिज़िक्स में स्टार्टिंग में, है ना। ये कंपेयर करना आना चाहिए। अब 12th में हो तो बहुत बेसिक लगेगा, ये मैं सब दोबारा बताऊंगा। तो इस लेक्चर में अगर किसी को स्पेशली दिक्कत हो तो मुझसे अलग से पूछ लो, है ना, व्हाट्सएप कर लो, मैं समझाने की कोशिश करूँगा ऑनलाइन ही, या एक छोटा सा एक लेक्चर ही डाल दूँगा ग्राफ कैसे बनाते हैं उस टॉपिक पर, ठीक है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको आता होगा ये अब, है ना, क्योंकि अब तुम 12th क्लास में हो, इसी साल तुम्हें लास्ट में एग्ज़ाम देना है नीट का। तो बच्चों ये मेरा हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ बन गया, है ना। तो ये जीरो ऑर्डर में 3 ग्राफ सिखाए मैंने, कौन कौन से, एक कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ, रेट और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ, और एक ग्राफ हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ हैं जो हमारे जीरो ऑर्डर में आते हैं, है ना। अच्छा यहीं पे एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे इस एक्सप्रेशन से क्या निकलवाई थी, टी हाफ, ऐसे हम कोई भी लाइफ निकाल सकते हैं, टी 3/4। मतलब क्या है, मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि बच्चों तुम मुझे टी 3/4 का एक्सप्रेशन ड्राइव करके दिखा दो, यानी वो टाइम जितनी देर में कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रिएक्ट कर रहा है, 3/4। हाफ लाइफ में कितना रिएक्ट कर रहा था, आधा, तो टी 3/4 में कितना रिएक्ट करेगा उसका, 3/4 यानी 3/4, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से प्रोसीड करना है, 1/t इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है।
चलो मुझे कौन सा निकालना है, T3/4, तो टाइम को उधर ले जाता हूँ, तो टाइम को मैं उधर ले गया, लिख लिया T3/4, दिस विल बी इक्वल टू 1/k इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। बस वही तरीका है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि 3/4 रिएक्ट करने के बाद कितना बचेगा। तो T3/4 का मतलब हो गया वो टाइम जितना टाइम में कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रिएक्ट कर रहा है, 3/4 रिएक्ट कर रहा है। एक बात बताओ, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, पहले कितना मौजूद था, A0, जिसमें से कितना रिएक्ट कर गया, 3/4 रिएक्ट कर गया, तो उसमें से घटा दो 3/4 A0, 3/4 A0, है ना। फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा, जो इनिशियल मौजूद थी माइनस जो उसकी रिएक्ट कर गई, कितनी रिएक्ट कर गई, 3/4, तो A0 माइनस 3/4 A0, तो कितनी बचेगी बच्चों, तुम्हारा आएगा ये A0/4, ठीक है, A0/4। तुम A की ये वैल्यू को यहाँ पुट करो तो तुम्हारा जो T3/4 है वो निकल कर आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक ही स्टेप है वैसे तो, 3 A0/4 के किसके इक्वल आ गया, 3 A0/4 की। तो ऐसे मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ, T3/4, T7/8, T15/16, कोई भी टाइम निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैंने ये T3/4 की एक्सप्रेशन निकाल दी। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि T3/4 और T हाफ लाइफ इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो ज़रा एक बात नोटिस करो। देखो मैं इधर इस साइड कर रहा हूँ, मैं T3/4 को क्या लिख सकता हूँ, किसके इक्वल है, 3A0, तो न्यूमरेटर में तो ऐसे ही रखता हूँ 3A0, और डिनोमिनेटर का जो 4 है उसको तोड़ के लिखता हूँ, 2 × 2 करके लिख देता हूँ, 2 × 2k। ये जो 4 था ना उसको 2 × 2 करके लिख सकता हूँ, 2 2 4 ही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने सॉल्व करा था हाफ लाइफ किसके इक्वल थी, A0/2k के इक्वल। तो इस A0/2k को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ लाइफ के इक्वल, और ये 3/2 बचेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2, और A0/2k किसके इक्वल हो गया, हाफ लाइफ के इक्वल। तो मैं क्या बात यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए क्या बात निकल के आ रही है कि T3/4 का जो टाइम होता है वो कितना होता है, 3/2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ का जो टाइम होता है। यानी वो टाइम जितनी देर में कोई रिएक्टेंट अपना आधा रिएक्ट कर रहा है ना, उसको अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन सा टाइम आ जाएगा, जितनी देर में कोई रिएक्टेंट अपना 3/4 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक तो रिलेशन याद रखना कि 3/4 रिएक्ट करने के लिए जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, 3/2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कन्फ्यूजन में नहीं आना है ना। कभी कभी वो हाफ लाइफ को ऐसे करके लिख देगा, किसी किसी बुक में T हाफ की जगह ऐसे भी लिख सकता है, T 50%। इस बात का मतलब वही हो गया, आधा रिएक्ट करेगा, और T 50% का भी मतलब 50% रिएक्ट करेगा। तो आधा रिएक्ट करना और 50% रिएक्ट करना, बात तो इक्वल है। ऐसे ही वो T3/4 को क्या लिख सकता है, अगर तुम 3/4 की परसेंटेज निकालो तो 3/4 आएगा 0.75, और इंटू 100 तो 75%। तो ऐसे ही वो T3/4 को कैसे लिख के दे सकता है, T 75%, है ना, तब भी सेम चीज़ रहेगी। तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है ना। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये परसेंटेज में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का तरीका क्या होता है, इसको जब तुम डिवाइड करोगे 3/4 को सॉल्व करोगे अलग से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज बन जाती है। तो ये इन टाइम्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ज़ीरो ऑर्डर के लिए मैं बता देता हूँ, मेन एक्सप्रेशन हमारी ये वाली है ना, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन करी है। और हाफ लाइफ के लिए मेन एक्सप्रेशन ये है, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे वो कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं मैं बता देता हूँ। वो यहाँ से तुम्हें क्या दे देगा, पहले हाफ लाइफ दे देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा, तो यहाँ से तुम के निकाल सकते हो। फिर वो के को तुम यहाँ यूज़ करोगे, है ना। वो कुछ भी पूछ सकता है कि ये बता दो 70% रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगेगा। एक बात बताओ, अगर 70% रिएक्शन हो गया तो 30% ही तो बचा होगा फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मैं ए को क्या लिख दूंगा, 0.3 ऑफ A0, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो वो हमारा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा न्यूमेरिकल्स का जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगाएंगे, है ना। तो एक लाइव लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, वो फिलहाल मैं यहाँ सॉल्व नहीं करवा रहा। तुम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर लेना, जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक हो, NCERT हो या प्रदीप हो, किसी से भी थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स लगाना। और अगर तुम लोगों की तरफ से ज़रूरत आती है कि सर थोड़े से न्यूमेरिकल्स आप लेक्चर में सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं एक ऑफलाइन लेक्चर डाल दूंगा संडे तक, ठीक है, जिसमें मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा दूंगा, है ना। बाकी इसी तरीके के सवाल आएंगे जो मैंने डेरिवेशन में सिखाया है, बिल्कुल तुम्हें यही अप्रोच करना होगा, तुम्हारे लिए हर सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो
जेई मेंस के हिसाब से ये चैप्टर कंपैरेटिवली इजी ही आता है, कुछ सवाल अच्छे आ सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, वो चेंजिंग कंडीशन में है इस वक्त। जैसे कि जेई मेंस में इतनी शिफ्ट होने लगी है कि वो हर एक टॉपिक को टच कर रहा है आजकल। जो ऐसे टॉपिक होते हैं ना जो सिर्फ पढ़ा दिए जाते हैं लेकिन आज तक पूछे नहीं गए, 2019 में जेई मेंस में 2 सवाल उस टॉपिक से भी आ गए, है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो आज तक सिर्फ पढ़ाए जाते थे लेकिन कभी पूछे नहीं गए थे। अब जैसे इस साल का नीट का एग्ज़ाम भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि एम्स के साथ मर्ज होकर हो रहा है। तुम लोगों को अपना लेवल भी थोड़ा सा एडवांस रखना है। तो अगर तुम मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मैं उस लेवल को ना थोड़ा हाई रखता हूँ, है ना, एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा रखता हूँ, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस फ्री में नहीं रखता। पहले उस लेवल का कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ, फिर उम्मीदें रखता हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे साथ एडजस्ट करने में। तो एक मतलब सिंपल सी बात ये बोल सकता हूँ कि तुम लोगों को अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना, मेरे साथ अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो। और डाउट्स बताने के लिए मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, है ना। जितना मैंने 2 लाइव क्लासेस में कवर करा था उतना मैंने कवर कर दिया है यहाँ पर। अब तुम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज में तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, जो लोग भी इस लेक्चर को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने टी हाफ यानी हाफ लाइफ निकाली, टी 3/4 निकाला है, ऐसे ही तुम लोग मुझे इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके टी 7/8 निकाल कर दिखा देना। टी 7/8 की टी 7/8 की एक्सप्रेशन क्या आएगी, यानी वो टाइम जितनी देर में कोई रिएक्टेंट अपनी इनिशियल का 7/8 रिएक्ट कर जाए, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगी। तो वो जैसे टी 3/4 कराए, टी 1/2 कराए, वैसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व करना कि टी 7/8 के लिए, यानी वो टाइम जितनी देर में कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसनट्रेशन का 7/8 रिएक्ट कर रहा है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगी इसकी हेल्प से। ये ज़ीरो ऑर्डर की एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होम टास्क है, इसको करके दिखाना। जो कर दे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लूँगा, ठीक। ओके बच्चों, बाय।